दोस्तों, क्या आप लोगों को जुलाई चार्टर के बारे में पता है कि बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली एक रेफरेंडम करवाया गया और उस रेफरेंडम के अंदर यह डिसाइड हुआ कि जुलाई चार्टर को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये जुलाई चार्टर है क्या, और दूसरी बात यह है कि क्या बांग्लादेश को वाकई में किसी रिफॉर्म की जरूरत थी। आज हम लोग थैंकफुल हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, जिन्होंने हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में समय तो बहुत लगा, लेकिन एक्चुअली में उस समय जो सरकमस्टांसेस थे, द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रिटिश का वापस से जाना और हमारे लिए वापस से एक नया इंडिया खड़ा करना, यह एक बहुत मेजर टास्क हमारे पास में था। आज भारतीय संविधान को आप उठाकर देखेंगे, कभी भी हमने अपने भारतीय संविधान को खत्म नहीं किया है। उसके अंदर रिफॉर्म भले किए हैं एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन कभी भी हमने अपने भारतीय संविधान को खारिज नहीं किया है, रिजेक्ट नहीं किया है। उसके अंदर नए रिफॉर्म्स किए हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, लिखित दस्तावेज माना जाता है, जबकि ब्रिटिश जो है वो उसको एक मॉक मानते हैं, मौखिक मानते हैं। भारतीय संविधान की खास बात यह भी है कि उसमें जो आर्टिकल्स जो लिखे गए, 395 जो आर्टिकल्स लिखे गए, वो आज भी 1949 से लेकर आज भी उसी तरीके से वो इंप्लीमेंट होते हैं। हमने क्या कुछ उसमें नहीं लिखा है। जेंडर इक्वालिटी की वहां पर बात की है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात की है, एजुकेशन की बात की है, उसमें रिलीजियस फ्रीडम की हमने बात की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमने बात की है। क्या कुछ नहीं लिखा है। लेकिन वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अब तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बना लिया है, रिजेक्ट करके फिर बनाया, रिजेक्ट करके फिर बनाया। उसी अब मोड़ पर बांग्लादेश खड़ा है। बांग्लादेश को यह लगता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिफॉर्म करवाने चाहिए। मैं आपसे एक पूछता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर रिफॉर्म करवाना है तो जनता से पूछना जरूरी है, या फिर पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं क्या केवल वही कर सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, जनता के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको यह भी नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आखिरकार कितने आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। तो हमने ये जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी है कि पार्लियामेंट हैज टू पावर टू रिफॉर्म एंड अमेंड इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर रेफरेंडम करवाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करना है, रिफॉर्म करना है, वहां के संविधान में बदलाव करना है। अब यूनुस खान की सरकार बांग्लादेश के अंदर थी, उसी समय इंटरिम गवर्नमेंट के समय ही जुलाई चार्टर को 2025 के अंदर प्रेजेंट किया गया था कि हम लोग टोटल 80 फॉर्म्स रिफॉर्म करना चाहते हैं इन बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो मैं बता देता हूं कि जो श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, इनके अंदर यूनिकैमरल हाउसेज है। जैसे हमारे यहां पर बाइकैमरल है, लोकसभा है, राज्यसभा है। फिर कोई भी प्रपोजल होता है वो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास में जाता है और फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको एग्जीक्यूट करती है। लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके अंदर ऐसा नहीं है। वहां पर सिंगल हाउस है, ठीक है, यूनिकैमरल है, एक ही हाउस है और उससे पास हुआ और प्रेसिडेंट के पास में पहुंच जाएगा। अब उसको क्रिटिसाइज करने वाला कोई भी नहीं है, रोकने वाला कोई भी नहीं है। वो कानून बहुत जल्दी जो है वो बन जाता है। दोस्तों, रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि बांग्लादेश के अंदर बीएनपी पार्टी ने लीड किया है 212 सीट्स के साथ में। टोटल 300 सीट्स हैं, इस पर 299 के ऊपर वोटिंग हुई। 299 में से 212 सीट बीएनपी ने बढ़त के तौर पर हासिल कर ली। तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश के पीएम बनने वाले हैं, जिसने पिछले 18 साल में बांग्लादेश की शक्ल नहीं देखी। खुद बांग्लादेश ने पिछले 35 साल में किसी मैन जो है, मेल कैंडिडेट जो कि पीएम बन सके, वो भी नहीं बन पाए हैं। आज 35 साल के बाद में बांग्लादेश के अंदर मेल कैंडिडेट जो है वो क्या बने हैं, पीएम बने हैं। ठीक है, मतलब बनने वाले हैं, शपथ वगैरह लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेल प्राइम मिनिस्टर इन ऑलमोस्ट 35 ईयर्स। अब 2025 में क्या हुआ, जुलाई में एक रेफरेंडम के लिए अनाउंस हुआ कि हम लोग टोटल 84 रिफॉर्म करना चाहते हैं और 84 रिफॉर्म्स के तरफ तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करेंगे। ये अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन ये कब होगा रेफरेंडम, इसकी डेट डिसाइड की गई इलेक्शन के साथ में 12 फरवरी को। कैसे करवाया गया रेफरेंडम, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हैदराबाद
जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़, ये 3 रियासतें थी भारत के अंदर जो कि भारत में मिलना नहीं चाह रही थी। देसी रियासतें जो थी, प्रिंसली स्टेट्स, उनको ये अथॉरिटी थी कि वो चाहे तो भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में जाए, या फिर भारत से अलग वो हो सकते हैं। इनमें से 3 के कहीं ना कहीं इनको ये लगने लगा कि हम अपना देश बना सकते हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी वो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया हरि सिंह ने, और वो भारत के अंदर आकर मिल गई। उसके बाद में हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई करके भारत में मिलाया गया। बात है जूनागढ़ की। अभी कहानी में क्यों बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा। जूनागढ़ जो रियासत थी, वहां के शासक मुस्लिम थे जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन वहां पर रेफरेंडम करवाया गया। जनता से पूछा गया कि बताइए तुम किसके साथ में रहोगे। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ में रहेंगे, और हैदराबाद को जूनागढ़ को, जो गुजरात के अंदर है, जनमत संग्रह कराकर भारत में मिला दिया गया। आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जनमत संग्रह रेफरेंडम होता क्या है। वैसे ही बांग्लादेश के अंदर लोगों से यह कहा गया कि हम आपको 12 फरवरी को यह पूछेंगे कि बताओ रिफॉर्म करना जरूरी है कि नहीं है। 12 फरवरी को 2 पर्चियां उनको दी गई। एक तो थी बैलेट पेपर की पर्ची, ठीक है, स्लिप जो थी उस पर उनको वोट करना था कि वो कौन सी पार्टी को वोट देंगे, और दूसरी एक पिंक कलर की पर्ची दी गई, एक स्लिप दी गई जिस पर यस और नो आपको लिखना था, टिक लगाना था उसके ऊपर, ठीक है। तो एक तो थी येलो कलर की स्लिप और एक थी पिंक कलर की, दोनों के ऊपर वोट करना था। 12 फरवरी को वोट हुआ और रेफरेंडम के रिजल्ट ये आए कि 60% जो लोग हैं उन्होंने रेफरेंडम में यस जो है उसको लिखा। मतलब 4,80,00,000 जो लोग हैं उन्होंने वोट किया यस कि हम लोग रिफॉर्म चाहते हैं। टोटल बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है लगभग 12.5 करोड़ है। 12.5 करोड़ में से इतने लोगों ने इसमें क्या किया, मतलब पूरी पॉपुलेशन तो वोट नहीं किया होगा, जिनकी एज 18 साल से उम्र है उन्होंने वोट किया होगा। तो 60% जो वोट गए वो किसके फेवर में गए, यस के, और लगभग 2.25 करोड़ जो वोट्स थे वो नो के फेवर में गए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोग अब रिफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों एक रिफॉर्म आप भी कर लीजिए। 30 टेक्निक मैंने बताई है कि कैसे आप अपने काम करने के तरीके को चेंज कर सकते हैं, डीप वर्क जिसको कहते हैं। एलन मस्क, बिल गेट्स, ये सब इन टेक्निक्स को आजमाते हैं, करते हैं। आप भी अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बिजनेस को क्रैक करने के लिए 30 टेक्निक्स अपनाइए। मैं चाहता हूं कि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चैलेंज जब तक आप नहीं लेंगे वो चेंज नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आपको पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है, कि आप वो ये चीजें देखते हैं। खैर अगर देखते हैं तो वो आपको आपके कंसंट्रेशन फोकस की धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन नहीं देखते हैं फिर भी आप चाहते हैं कि आप मोबाइल फोन से दूरियां बना ले, आप जो है किसी दूसरे एडिक्शन में हो, या फिर आप चाहते हैं कि 175 डेज के अंदर हम किसी मुकाम पर पहुंच जाएं, तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। टेक्निक्स सुनिए उसके अंदर क्या कह रहे हैं और उनको इंप्लीमेंट कीजिए। आपका एग्जाम, आपका बिजनेस जरूर क्रैक होगा। ये चैलेंज जो है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, है ना। समझिए इस बात को। चलिए तो बात करते हैं जुलाई चार्टर को। तो जुलाई चार्टर जो है, जिसका नाम है जुलाई नेशनल चार्टर 2025, ठीक है, इसको अनाउंस किया गया। 12 फरवरी को इसके लिए वोटिंग हुई और टोटल 84 रिफॉर्म्स करने के लिए इनको अनाउंस किया गया। टोटल 84 रिफॉर्म्स हैं, जिनमें से 47 जो है वो रिक्वायर्ड है कि होने चाहिए, और 37 जो है वो आगे जाकर एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज है वो उसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं, ठीक है। टोटल ऐसे ही 84 रिफॉर्म्स हैं। बात यह है, जरूरत इसलिए पड़ी ताकि प्रिवेंट कर सकें फासिज्म से। मतलब कहीं ना कहीं बांग्लादेश को यह लगता है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी जो डेमोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं कैप्चर्ड हो रही है किसी और विचारधारा से। इसीलिए बांग्लादेश अपने आप को अपनी ही विचारधारा में ढाले रखने के लिए ये रिफॉर्म करना चाहता है। मोटा मोटी बात तो ये है, ठीक है। चलिए अब कौन कौन से रिफॉर्म है। सबसे पहले टर्म लिमिट्स, किसके लिए, पीएम के लिए। वापस से मैं एक कंसर्न लेना चाहूंगा। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो 4 साल के लिए बनते हैं और 2 ही टर्म उनके लिए होती है। जिस समय टैरिफ का डर अमेरिका ने भारत को दिखाया तो भारत ने कहा हम डोनाल्ड ट्रंप के हटने का इंतजार करेंगे, वी आर वेटिंग फॉर रिमूवल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। क्यों कहा, क्योंकि पता है इंडिया को कि डोनाल्ड ट्रंप 2 बार से ज्यादा नहीं बन पाएगा, है ना। ठीक है, अब मुझे हंसी इसलिए आ गई, मैं एक शो देख रहा था जिसमें एक जो व्यक्ति था, है ना,
वो मोटा सा, वो तो बना था नॉर्थ कोरिया का जिम कॉन्ग जिम 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 है ना, वो बना था। और एक वो कृष्णा जो है वो बना था क्या उसमें, डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो वो थोड़ी कॉमेडी मुझे याद आ गई। खैर, तो पीएम के लिए कहा गया कि बांग्लादेश के अंदर जो पीएम होंगे या तो वो मैक्सिमम 10 साल के लिए बन सकते हैं या केवल 2 ही टर्म उनकी हो सकती है। पहली तो टर्म लिमिट जो है पीएम के लिए लगाना चाहते हैं। दूसरा यह है कि बाई कैमरल पार्लियामेंट। अच्छी बात है, भारत से कुछ तो सीखा, भारत से कुछ तो सीखा। बांग्लादेश को यह लगता है कि हमारे पास में बाई कैमरल पार्लियामेंट होगी, लोअर हाउस अपर हाउस होंगे, और अपर हाउस जो है वहां पर ये 100 सीट्स को रखना चाहते हैं ताकि कोई भी प्रपोजल हो पहले वो लोअर हाउस में जाए, फिर अपर हाउस में जाए, फिर प्रेसिडेंट के पास में जाए, ताकि एक अच्छा कानून बन सके। एक ये प्रपोज करना चाहते हैं। तीसरा है रिड्यूस एग्जीक्यूटिव पावर। ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अकेले किसी भी चीज का निर्णय ना ले, प्रेसिडेंट भी साथ में दें। जैसे मैं आपको बताता हूं कि भारत के अंदर आपातकाल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर अनाउंस है ना, 352 के अंदर आपातकाल अनाउंस है। और इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इसको यूज किया था, और इसीलिए 25 जून को ब्लैक डे अनाउंस किया जाता है। तो भारत के अंदर भी आपातकाल है। वैसा ही अब बांग्लादेश ये चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर अगर आपातकाल हो जब भी लगे, तो पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट अकेले नहीं, उसके अंदर पीएम की भी अप्रूवल चाहिए होगी। केवल पीएम ही नहीं, वहां के कैबिनेट और अदर जो मिनिस्टर्स हैं उनकी लिखित के अंदर, ऑन रिटन पेपर के अंदर अनुमति लगेगी, तभी आपातकाल लग सकता है। ये बांग्लादेश को समझ में आ रहा है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी हुई है वाकई में बहुत गहरी है। समझ रहे हैं आप? ये सेम कॉपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियल मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंसी चाहिए जुडिशरी को, कोई पॉलिटिकल पावर, कोई इकोनॉमिकल पावर जो है वो कैप्चर नहीं कर सकती है जुडिशरी को। ये बात किसका कहना है? वहां पर रिफॉर्म्स के अंदर कहना है। फिर है अपोजिशन पार्टिसिपेशन। जब भी कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बने तो अपोजिशन का जो लीडर है उसको हेड बनाया जाए, या फिर स्पीकर जो है वो ये डिसाइड करे कि आखिरकार उसका हेड कौन बनेगा। ये सारे रिफॉर्म करना चाहते हैं। प्रोटेक्शन टू जुलाई फाइटर्स मतलब जिन्होंने जुलाई चार्टर को बनाया, इसके लिए युद्ध लड़ा, और भी जो फाइटर्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन वो होना चाहिए। जैसे बांग्लादेश की पार्लियामेंट जो है ना, जातिया, उसके अंदर 350 सीट्स हैं, इसमें से 50 सीट जो है वो तो वुमेन्स के लिए ही रिजर्व है। तो ये कह रहे हैं कि अब अगर बाइकैमरल बनती है तो वहां पर भी वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये सारे रिफॉर्म हैं। ये तो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं। ऐसे 84 रिफॉर्म्स हैं। तो बांग्लादेश को अब समझ में आ रहा है कि यार पड़ोसी देश हमारा भारत इतने लंबे समय से कॉन्स्टिट्यूशन को रन कर रहा है, इसका मतलब है कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है, तभी वो इतना लंबा चल रहा है, अन्यथा कब का खत्म हो चुका होता। इसीलिए पाकिस्तान ने सीखा कि यार इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कभी चेंज नहीं करता है, केवल, और वो भी कितना अमेंड किया है हमने, 106 टाइम्स ओनली। इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन के अंदर, बड़े ज्योग्राफिकल के अंदर, फिर भी हमने इतना ही किया है। तो बांग्लादेश को समझ में आ चुका है। ठीक है, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, फोकस की पावर भी जबरदस्त होती है। 30 टेक्निक्स मैंने बताई है, आप इन टेक्निक्स को यूज कीजिए, वाकई में आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ज्वाइन कीजिए। मैंने 175 डेज तक आपको लगातार लाइव आकर पढ़ाया, बताया कि टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे हम यूज करें, कैसे इस एडिक्शन से बाहर निकले, कैसे एग्जाम क्रैक हो सकते हैं, कैसे बिजनेस क्रैक हो सकते हैं, कि अगर हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ में चलें। और वापस से वही बात कहूंगा कि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। जब तक चुनौती नहीं आएगी तब तक कुछ करेंगे नहीं। ठीक है ना? चलिए, तो दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।